नमस्कार। कोविड 19 का जो प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बीकानेर में विशेष रूप से और डूंगर महाविद्यालय में भी बहुत सारे कर्मचारी और व्याख्याता कोविड 19 के शिकार हो चुके हैं, पॉजिटिव आए हैं। खुशी की बात यह है कि वे सभी लघु उपचार के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद फिर से स्वस्थ होकर अपने कार्य पर लौट आए हैं। इस माध्यम से सभी छात्रों को यह अपील करना चाहूँगा कि जब तक इस कोविड-19 नामक वायरस का कोई स्थायी दवाई या स्थायी इलाज खोज नहीं हो जाता, प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वे बार बार हैंड वॉश, फेस मास्क का उपयोग करते रहें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। हमारे महाविद्यालय में भी अभी चूंकि नियमित कक्षाएं नहीं लग रही हैं, तो छात्रों की पढ़ाई की निरंतरता के लिए रोजाना हर विषय पर, प्रत्येक विषय पर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ट्यूटोरियल्स अपलोड हो रहे हैं, पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं, नोट्स अपलोड हो रहे हैं, सभी जो नियमित छात्र हैं या स्वयं पाठी छात्र भी हैं तो वो इसका लाभ लें। आज हम भौतिक शास्त्र के अंदर जो मैक्सवेल के समीकरण हैं, जिनका कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बाउंड्री कंडीशंस के साथ मैथमेटिकली हम मैक्सवेल के समीकरणों के उपयोग से ही रिजॉल्व करते हैं, एक समीकरण प्राप्त करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके फ्लोट करते हैं थ्योरीज के रूप में। जहाँ तक मैक्सवेल के जो समीकरण हैं उनकी बात है, ये मूल रूप से जो आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, गाउस का नियम, विद्युतिकी और चुंबकत्व के लिए जो मूल नियम है, जिसमें गाउस का नियम विद्युतिकी के लिए, गाउस का नियम चुंबकत्व के लिए, फैराडे का नियम और एम्पियर का नियम, इन चार नियमों को गणितीय स्वरूप में ढालकर समीकरण स्थापित किए गए, जो मूल रूप से किसी भी माध्यम में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर कितना उत्पन्न होगा, उस घटना को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मैक्सवेल के समीकरणों की, विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in free space, in conducting media, in non-conducting media, in solenoid, in toroid, in waveguide, and there are so many problems in physics which you will solve at graduate and postgraduate level. तो पहला जो नियम है हमारा, वो था गाउस का विद्युतिकी के नियम, विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत नेट जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान, उसमें जो परिबद्ध नेट चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है। विद्युतिकी और चुंबकत्व में एक जो मूल अंतर है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोल, हम एक मोनोपोल की अवधारणा को समझ सकते हैं और वो होती भी है प्रैक्टिकली, जबकि मैग्नेटिज्म में द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। वी स्टार्ट विद डाइपोल। कोई भी चुंबक के जो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव जहां से हम ये कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। आप एक चुंबक के चाहे जितने पार्ट्स कर दीजिए, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ रहेंगे। तो किसी भी
बंद पृष्ठ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स भी होगा और सिंक भी होगा। तो अगर हम गाउस थ्योरम को उसके लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका जो स्वरूप है वो आ जाएगा। इसी तरह से फैराडे का नियम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल से रिलेटेड है कि जब कभी भी हम विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको हम गणितीय स्वरूप में देते हैं तो मैक्सवेल की तीसरी समीकरण प्राप्त होती है। और जो मैक्सवेल की चौथी समीकरण है एम्पियर का नियम, जो धारा के प्रवाह से संबंधित है मूल रूप से, कि जब कभी भी किसी चालक में से कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास के क्षेत्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके लिए विद द हेल्प ऑफ द स्टोक एंड गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने कर्ल और जो डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट तीन कॉन्सेप्ट भी आपकी सिलेबस के अंदर हैं और पढ़े हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो दूसरा पेपर है उसमें पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स के नाम से है द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तीन बातें हैं जो एज ए मैथमेटिकल टूल हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। अगर इन चार फंडामेंटल लॉज के ऊपर तो चार हमें गणितीय समीकरण प्राप्त होती हैं जिनको फिजिक्स में मैक्सवेल के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। पहली जो समीकरण है जो गाउस लॉ से निकलती है, गाउस लॉ basically describes the relationship between a static electric field and electric charge that causes it. A static electric field points away from positive charge and towards negative charge that we all know, and the net outflow of the electric field through any closed surface is proportional to the charge enclosed by the surface. That is, the flux phi is equal to 1 upon epsilon 0, the 1 upon epsilon 0 times the net charge. This triple integration rho dV basically mathematically represents the entire charge which is present or enclosed in a volume. The flux, basic definition of flux is given like this. The surface integral E dot ds is equal to 1 upon a net charge is 1 upon a triple integral rho dV. So 1 upon epsilon 0 rho dV, it represents this. According to Gauss divergence theorem, the integral E dot ds can be written like this. So if you compare the two, you get this relation, and this relation basically means that divergence of E is rho upon epsilon 0. This equation basically is the Maxwell's first equation, first mathematical equation, which is basically derived by using the mathematical tool of Gauss divergence theorem and the basic definition of the charge and the electric flux. Three concepts we have utilized. The concept of electric flux, if you remember the definition of electric flux, the net charge, how to calculate the net charge inside a surface, the mathematical procedure for that, and then you use the Gauss divergence theorem, which is basically used to convert surface integral into the volume integral. In simple words you can understand. So then if you compare and on the both sides you will find that del dot E is equal to rho upon epsilon 0. According to the boundary conditions, according to the situations, you put the values and solve the equation. Suppose we are interested in the study of propagation of electromagnetic waves in free space. In free space, because no free charge is present, so rho will be 0. In that case, the equation will be del dot E is equal to 0.
So this is how we write equations, and with the help of the boundary conditions in the region through which we are interested in calculation of the propagation. Then Gauss law for magnetism states that there are no magnetic charges analogous to electric charges. Instead, the magnetic field due to materials is generated by a configuration called dipole. In magnetism, the presence of magnetic monopole is not possible, impossible you can say. That is why the divergence of magnetic field is always zero. Del dot B is zero. So this equation is very similar to the equation for electric field. Only difference is there we have rho upon epsilon 0 on the right hand side, and here we always have 0, because magnetic flux through any Gaussian surface is 0, or that the magnetic flux is a solenoidal vector field. Why? Because if you construct any Gaussian surface, you will find that source and sink both are present inside the surface, and if both are present, the number of magnetic lines of forces coming out of the surface is exactly equal to the number of magnetic lines of forces entering the surface, and hence the net flux is 0. This is the second mathematical equation which we use in the electrodynamics for the calculation of mathematics or propagation of electromagnetic waves, or you can say calculation of electromagnetic field at different points. Then the third point is Faraday's laws. Induced EMF E is equal to d phi upon dt, that is rate of change of magnetic flux, is equal to the induced EMF which is developed across the wire, you can say, or loop you can say. So accordingly, if you calculate, if you integrate, if you put the value of this E and flux on this side, what you will get, another mathematical equation you will get, and that is Maxwell's third equation. And fourth equation is developed by using the Ampere's law. In Ampere's law, when you state in the simple form, that is for conducting conditions, but if we have to explain the propagation of electric current from one plate to other plate, say in case of capacitors, what happens? The simple definition of capacitor is the two conducting plates separated by a dielectric medium. So with the simple definition of the Ampere's law, you can explain the propagation of the direct current DC voltage through capacitor, but you cannot explain the propagation of the alternating current AC through the plates of the capacitor. So for that we will have to consider another vector which is known as displacement vector, and that is applicable only when the electric field is variable, as in case of alternating current. So the current density is divided, or the concept of current density is changed with the addition of the Maxwell, and that is why it's known as Ampere's law with Maxwell's addition. So current due to free electrons, and you can say current due to the displacement factor of the electric field. Accordingly, what you get is this type of equation. Faraday's law of induction gives you this type of mathematical equation. Del cross E is equal to minus dB over dt. Ampere's law, if you apply the simple Ampere's law, what you will get is del cross H is equal to J. This J is basically
the contribution of the current density due to free electrons. But when we have to explain the passage of the AC through capacitor, which have the dielectric media in between, so that can be explained with this term dd over dt. So accordingly, the equation is modified, and now this equation looks like this: del cross H is equal to J plus dd over dt. And this is, as you know, is the first Maxwell equation, Gauss electric law basically, and this is Gauss magnetic law. This form of the equation is known as integral form, and this form of the four equations is known as differential form. In simple words, we write these equations like this also: del dot E is equal to rho upon epsilon 0, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus dB upon dt, and del cross B, here I have written in terms of H. The Max Ampere's equation we can write in terms of B also, and in that case our equation will look like this: del cross B is equal to mu 0 J. This J is the contribution of free electrons, and this is the term which is representing the variable electric field factor. So with this we are able to explain the passage of the electric current through the capacitor. In some books you will read it as the concept of displacement current. Means when the electric field is variable, the effect can cross the dielectric media too. So for that purpose the equation is modified, and accordingly we are able to explain with the all situations of electrodynamics, electromagnetic field developed in various structures, various media at different points. These four equations are basically the helping tool available to the scientists for the purpose of calculation of electric and magnetic field at different points. मूल रूप से इन समीकरणों की मदद से हम अलग अलग बिंदुओं के ऊपर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करते हैं। किस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हमें कोई डायमेंशंस दी हुई हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कैविटी है, उस कैविटी की शेप रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, या हमारे पास कोई वेव गाइड है, उसके एक तरफ कोई सोर्स लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमें मान लीजिए ये कैलकुलेट करना है कि कितना आउटपुट मिलेगा, तो वहाँ इस तरह की जो समीकरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और फिर जो तरंग का सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत जो आपने पढ़ा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, वो भी कंबाइंड हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्स इन सब को जब मिला के हम देखते हैं तो एक वृहत रूप के अंदर जो पिक्चर बनती है वो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चाहे आप छोटी क्लासों के अंदर ओपन पाइप और क्लोज पाइप, उसके अंदर ध्वनि तरंगों के चलने की बात करते हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर निस्पंद बिंदु होंगे, कहाँ पर प्रस्पंद बिंदु होंगे, यानी कहाँ पर तीव्रता सर्वाधिक होगी और कहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। कुछ इसी तरह की बातें, कुछ नॉट एग्जैक्टली सेम, इसी तरह की बातें विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ भी देखने को मिलती हैं। देयर आर पॉइंट्स व्हेन दे प्रोपेगेट थ्रू मीडिया or through certain structure, there are points where the intensity is more and there are points where the intensity is less. So the explanation for such observations can be given mathematically on the basis of these four equations along with the boundary conditions. क्या सीमा शर्तें हैं, किस कंडीशन के अंदर हम इन तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं, इन तरंगों के संचरण की बात कर रहे हैं,
मूल रूप से मैक्सवेल के समीकरणों की जो अवधारणा है वो ये है। इस अवधारणा के साथ ये 4 समीकरण डेवलप किए गए हैं, कोई नई बात नहीं है। आप बड़ी आसानी से इनको याद रख सकते हैं। कोरोना काल में एक बार पुनः सावधानी पूर्वक रहते हुए आप सबसे अपील कि आप स्वयं का ध्यान रखें, अपने परिवार, अपने दोस्तों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो कहीं पर भी जरा सी भी असावधानी नहीं बरतें। फेस मास्क, हैंड वॉश और 2 गज की दूरी, ये 3 बातें मुख्य हैं। बार बार हैंड वॉश करते रहें और जिस किसी भी मित्र से, सगे संबंधी से आप बात करें तो कम से कम 2 गज की डिस्टेंस और वो भी मास्क लगाकर बात करें, तो आपका जो जीवन है वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और उस सुरक्षित जीवन के साथ अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी है, एकेडमिक एक्टिविटी, वो भले ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर या इंटरनेट से या वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं, उसको एंजॉय करते रहें। अधिकतम समय घर में बिताएं, यदि आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। कॉलेज से रिलेटेड भी कोई वर्क हो तो आप व्हाट्सएप पर जितने भी हमारे यहाँ प्राध्यापक हैं उनसे आप संपर्क करते रहें। मैं एज प्राचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में जितने भी 9000 यहाँ पे विद्यार्थी हैं करीब करीब नियमित, उन सब से ये अपील करता हूँ कि वे स्वयं तो सुरक्षित रह ही रहें, अपने आसपास जितने भी एनवायरनमेंट में जहाँ कहीं भी वो देखें कि लोग बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं तो उनको टोकें जरूर, उनसे अपील जरूर करें। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और इसके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, जब ही हम इस वायरस से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद।